हेलो न्यूटोनियंस। तो फिर से आ गए न्यूटन सर आपके लिए। आपको डे 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि डे 1 और डे 2 में जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जिसमें हमने कोलाम्स लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई है। डे 2 में हमने फिर एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल और फिर हमने उसमें टोर्क का, कि टोर्क किस तरीके से रोटेट करता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डे 2 में। तो ये टोर्क वाला हमारा डन हो गया था इसमें। ओके, आज आपका डे 3 है क्लास का, और सीरीज में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ यहां से सीख ही रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, ये क्लास 12 2027 सीबीएसई में मतलब बम फोड़ने के लिए पूरी सीक्वेंस हमारी कंटिन्यू चल रही है। आज डे 3 है, बिल्कुल ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ, आप शिद्दत के साथ जिस तरह जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहिए, और देखिए आपके मार्क्स कितने अच्छे आ सकते हैं। तो चलो, हमें क्या करना है, डे 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम आज बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बेसिकली होता क्या है, अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ज, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हैं। फिजिक्स के हिसाब से आप 3 तरीके से, क्योंकि डायमेंशन का गेम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी डायमेंशन है, तो आप सिर्फ 3 बताएंगे। एक तो आपकी हाइट होती है, ओके, एक आपकी लेंथ होती है, और एक आपकी विड्थ होती है। क्लियर। अगर मैं सिर्फ एक डायमेंशन लूं, मैं सिर्फ एक डायमेंशन ले रहा हूं एक टाइम पे, ये ऐसा मान लीजिए सिर्फ एक लेंथ है, आप ट्रिक से समझिए नॉर्मली, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना आगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। मान लो हमारे पास एक वायर है, एक पूरा एक वायर है, तो उस वायर के पास कौन सी डायमेंशन है, तो उस वायर के पास सिर्फ लेंथ है। मान लो हमारे पास एक वायर है, तो वायर के पास लेंथ है, और लेंथ के ऊपर हमने चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो नीचे आपकी लेंथ है, ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है चार्ज। तो सिंपल है, ऊपर क्या आ गया, चार्ज, और नीचे क्या आ गई, लेंथ। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन लेंथ। अब सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेंथ अगर आप ले रहे हैं, आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। बोर्ड मतलब एक तरीके से माने कि बोर्ड का क्रस है, वो क्वेश्चन को देता ही देता है कि इनफाइनाइट लेंथ वायर पे, एक इनफाइनाइटली लेंथ वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो मानिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वायर के पास एक लेंथ होती है। क्या होती है वायर के पास, लेंथ, और लेंथ के ऊपर आप क्या डाल रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं। तो ऊपर चार्ज, नीचे लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन भी है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहां तक तो हमने याद कर रखा है, क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऊपर क्या है चार्ज, नीचे क्या हो जाएगा, लेंथ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो वायर के लिए काम करेगा। मान लो आपके पास कोई वायर है, और उस वायर पे आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चार्ज। क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है, चार्ज। तो चार्ज को लेंथ पे डाला है, इसलिए चार्ज अपॉन क्या होगा, लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूट कर, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर बच्चों, चलो आगे चलेंगे। दूसरा हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे मानिए आपके पास कोई प्लेट है, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक प्लेट है, और प्लेट के ऊपर आपने चार्ज को बखेर दिया, इस तरह चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा प्लेट के पास। प्लेट ले लो, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है। तो प्लेट आप समझोगे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, वहां पे 2 डायमेंशन आ गई, वहां पे लेंथ भी और वहां पे ब्रेथ भी। जैसे कि बोर्ड है पूरा, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, इसमें कुछ हाइट भी है, इसकी कुछ लेंथ भी है। तो ये एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया। तो यहां पर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। कहां पे, सरफेस पे। अब नीचे आपका सरफेस है, मत बोले तो एरिया है, नीचे क्या है, एरिया, और ऊपर से आप क्या डाल रहे हो, चार्ज डाल रहे हो। तो चार्ज अपॉन एरिया, तो ऊपर क्या डाला, चार्ज, नीचे क्या है, एरिया, तो बनेगा चार्ज अपॉन एरिया। बिल्कुल, तो चार्ज अपॉन एरिया आपका हो जाएगा, ये होगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे, सिग्मा। 6 को थोड़ा सा तिरछा कर दो तो आपका सिग्मा बन जाएगा। क्या बनेगा, सिग्मा। आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम तो आप समझ गए होंगे, ऊपर चार्ज डालना है, नीचे कोई वॉल्यूम होगी, जैसे कि रूम हो गया या फिर एक क्यूब हो गया, क्यूब के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। किससे, रो, इसको हम बोलते हैं रो। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, इनकी यूनिट्स वगैरह पेपर में पूछ जाती है। इन तीनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम का कोई ज्यादा यूज होगा नहीं, बेसिकली आपको सरफेस का और लीनियर का डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना होगा। चलो तो देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे
एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन को। पहला हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर से क्या मतलब है सर? लीनियर बोले तो लाइन, लीनियर बोले तो लाइन, और लाइन का मतलब आपके पास कोई वायर हो सकता है, आपके पास कोई रोड हो सकती है, कोई क्या हो सकती है? रोड। तो आपको कह देगा कि एक वायर है, वायर पे चार्ज बिखरा हुआ है। अब बताओ वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि कितना चार्ज बिखरा हुआ है ये तो नहीं पता, हमें वहां डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो आपको माइंड में रखना है कि सर ने बताया था कि जहां कहीं वायर हो, वायर कोई लंबी चीज हो जिसके पास लेंथ हो, जैसे पंखे की थोड़ी सी लंबाई हो जाती है, या कोई लोहे की रोड हो, उनके पास लेंथ होती है, तो इस जगह हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। ऊपर क्या डालते हैं? सर ने कहा था ऊपर आपको चार्ज डालना है, नीचे आपको लेंथ लेनी है। नीचे जो आपका वायर होगा वो वायर क्या लेके रखेगा? लेंथ। और ऊपर क्या पड़ी होगी आपके पास? चार्ज। तो सर ने बोला है कि चार्ज अपॉन लेंथ, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कह सकते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। डिनोट किससे करेंगे? लैम्डा से। ये क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा। बिल्कुल, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। अब ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कह रखा है, अगर आपको ऐसा कह रखा है, मान लो आपको ये कह दिया उसने, ये फॉर्मूला है आपका चार्ज अपॉन में लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द लेंथ। क्या बोल देंगे? चार्ज टू द लेंथ। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझेंगे जो यहाँ पे चार्ज है उसकी ये यूनिट कोलाम और लेंथ की मीटर, तो ऐसा यूनिट बन जाएगी कोलाम पर मीटर या कोलाम मीटर इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट, क्योंकि नीचे मीटर है। स्केलर क्वांटिटी है, कैसे ये? स्केलर, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ने वाले? ज्यादातर चीजें स्केलर पढ़ेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया? सर हमें ऐसे निकालना क्या है? तो यहां से हम आगे चार्ज का यूज करेंगे। जब मैं आपको वायर का डेरिवेशन पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि इस वायर पे टोटल चार्ज कितना है, तो तब आपको लैम्डा की रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि सर हमने एक वायर लिया था और इस वायर पे टोटल चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सर। तो वो जो चार्ज था वहां से एक लैम्डा के साथ फॉर्मूला बना था, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो सर इस पे जो टोटल चार्ज होगा ना, वो यहाँ लेंथ की मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। तो सर चार्ज का फॉर्मूला जो होगा ना, लैम्डा इंटू लेंथ यूज करेंगे हम। जब आगे मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था वहां पे, समझे बात को? तो इस तरह हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। आगे चलेंगे, इससे फोर्स भी निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्लियर हो गया। अब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यही कंडीशन अगर अगर यही कंडीशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसमें हो? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप कहोगे सर लेंथ की जगह आप एरिया ले लीजिए, क्योंकि चार्ज वहां हमने एरिया पे डाला है, पूरा एरिया ले लिया, उसके ऊपर चार्ज डाल दिया। तो ऊपर क्या रखना सर हमें? चार्ज। नीचे क्या रखना है? एरिया। लेकिन वहां डिनोट करोगे सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे वहां पे? सिग्मा से। चलिए देखिए, तो ये पूरी प्लेट है, इस प्लेट पे हमने पूरी प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बिल्कुल बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये कर दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और कहां बखेरा है चार्ज को? एरिया पे। किस पे? ये प्लेट क्या है? पूरा एरिया। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा, जो कि सिग्मा के बराबर होगा। किसके? सिग्मा के। कहोगे सर ये भी सिंपल डेफिनेशन है, वही अपना तकिया कलाम। क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या बोलना है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द एरिया। सिंपल है, तो सिग्मा हो गया। अब यही बात रहेगी आगे कि हम एक प्लेट वाला, इनफाइनाइट प्लेट वाला डेरिवेशन करेंगे, वहां टोटल चार्ज निकालना होगा कि सर टोटल चार्ज कैसे निकालें? तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? आसान है। तो यहां से आप क्या करोगे? एरिया की मल्टीप्लाई सिग्मा में कर दोगे, तो आपके पास आएगा चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। आप कहोगे कि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, वो टोटल चार्ज होगा जितना भी हम प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगर समझे इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो ऊपर चार्ज है, नीचे एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मतलब कोलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट ये पूछता है, पेपर में पूछेगा ऐसा। आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे।
जितना भी हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हमने इसमें डाल दी है। इससे फालतू आपको कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो डे 4 से हम इसके क्वेश्चनों की सीरीज लगा के चलेंगे। डे 4 में सभी क्वेश्चन इसके अंदर जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं इंपोर्टेंट, और जो कुछ मेंस में या फिर नीट में कुछ लमसम क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। बस आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सीरीज बिल्कुल अभी से लेके आखिर तक आपको साबुत ऐसे मिलने वाली है कि नहीं? हो बिल्कुल ऐसे वो सीरीज हमें मिलेगी। पर दूसरी बात ये है, अगर आपको 12th क्लास में आपको 200 नंबर लेकर आने, क्या लेकर आने? 200 नंबर, और आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सैक्रिफाइस जो होता है, हाँ ये तो बहुत जरूरी है, ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस या सक्सेस, सैक्रिफाइस आप करेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी, सब आपके हाथ में ही। अगर आप समझोगे, प्यार मोहब्बत और लगाव और दुनिया की जंजाल से अगर आप लोग बाहर निकल जाएंगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं द न्यूटन आपको भरोसा दिलाता हूं कि दावे से आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। बस आप बिल्कुल शिद्दत से और पूरे मनोभाव और दिल से जुड़े रहिए न्यूटन फाउंडेशन के साथ, और चिपके रहिए इस चैनल से, पूरी सीरीज आपको साबुत वहां तक मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे, पहले लीनियर समझा है, फिर हमने सरफेस समझा है, और फिर हम अब क्या समझने वाले हैं? अब हम समझेंगे वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आगे देखें, ध्यान रखना, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका सिग्मा होगा। क्या? सिग्मा है कि नहीं है? नहीं मिला? ना मिला ये ना ये सालों इस पे ध्यान दे लो, पढ़ लो, थोड़ा ध्यान सुनो। तो क्या है हमारे पास, किसका डिनोटेशन क्या है बच्चों? सिग्मा है। इसे सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है, वही चीज सेम। अब इस बार वॉल्यूम लेना है, और वॉल्यूम के ऊपर क्या डाल देना है? चार्ज। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ऊपर क्या होगा? चार्ज, नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्लियर? इसको डिनोट करते हैं रो से। किससे करेंगे? रो से। ये हमारा हो जाएगा रो। क्या हो जाएगा? रो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो वॉल्यूम का सिंपल इसका यूज मुझे लगता है कि आगे कहीं होगा, या हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं तो लीनियर का और सरफेस का ही हम यूज करते हैं। चलो आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी आपको जानना पड़ेगा कि आप किस तरह का सरफेस ले रहे हैं, उसके एरिया का इफेक्ट कैसा होगा। जैसे अरे नीट का क्वेश्चन पेपर उठाना है, वो रखा उधर, उठाना उसे। देखो मैं आपको एक आइडिया के साथ बताता हूँ, एक पैनल और दे दो मुझे वहां से, एक पेपर और दे दो, इस साइड में क्वेश्चन पेपर रखा है, ठीक है। बच्चों की धुएं निकाल दी इस पेपर ने। नीट में बच्चों की बीट निकल गई क्या चाहिए? नहीं, पेन नीचे सोल्व करने के लिए। सुनो, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। अभी क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास ये सीट है, इधर अबे धरने जरा, को पकड़ यहाँ से, अब्दाल इधर आ, इसको पकड़ यहाँ से, बस वहां से पकड़ के हाथ से पकड़ ले, ठीक। तो होगा क्या, आपको पेपर दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है, तो अब हमें इसका ना इफेक्ट देखना है किधर की तरफ होगा। मान लो ऐसा है, ठीक है, ये आपको पेपर दिख रहा है, बस हटा लो इसको, जादूगर मैजिशियन, बस रहने दे, हट जा। देखो अभी मान लो पेपर है हमारे पास, इसका एरिया का इफेक्ट आपको बताना है, इसके एरिया का इफेक्ट किधर की तरफ है, वो आप अभी 3D में हम सब लोग तो आप बता सकते हैं, क्लियर है। लेकिन बात क्या है कि हमें 2D पे समझना है चीजों की, इसमें 2D में, तो इसको आप बता नहीं सकते इसका इफेक्ट किधर की तरफ है। अभी आप कहोगे सर सामने की तरफ है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। मैं अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूं, मैं 2D पे ऐसे ड्रॉ करूं, क्या आप बता सकते हो इस एरिया का इफेक्ट किधर की तरफ होगा? आप नहीं बता सकते। आप कहोगे सर सामने की तरफ है, लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर ऊपर लगा दूं, तो ये आपका पेपर ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, क्लियर है। कुछ मान लो इस तरीके से आपका पेपर इस तरह हो जाएगा कुछ है। लेकिन अगर मैं ये एरो यहां से रफ करूं और इस एरो को मैं यहां लगा दूं, अगर मान लो मैं इस एरो को इस तरफ लगा दूं, अब देखो सेम ही था, सेम ही डायग्राम है, लेकिन जैसे मैंने एरिया वेक्टर लगाया तो उसकी डायरेक्शन बदल गई, अब वो ऐसे हो गया, इस तरीके से 3D में ऐसे होगा ना इफेक्ट इधर की तरफ आपका, समझे। लेकिन अगर मैं इस एरिया यहां से हटाऊं और इसे नीचे की तरफ लगा दूं, तो अभी उल्टा हो गया, ऐसे देखो, समझे ना। तो मैटर ये है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2D पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, और जो लेकिन 3D पे बताने के लिए हमें एक बंदा चाहिए जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर बेसिकली किसी भी प्लेन के इफेक्ट को
किसी भी प्लेन के एरिया के इफेक्ट को, सॉरी ऐसा बोलेंगे, किसी भी प्लेन के एरिया के इफेक्ट को दिखाने के लिए, मान लो इस पेपर को मैं अगर ऐसे मारता हूं, किसी को इस तरह मारता हूं, तो इफेक्ट इधर से हो रहा है, साइड से थोड़ा ना हो रहा है, नहीं ना, तो मुझे एरो आगे लगाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं किसी भी एरिया के इफेक्ट को दिखाने के लिए हम जो एरो का या किसी डिनोटेशन का या किसी वेक्टर का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? एरिया वेक्टर। समझ में आया बात? क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ध्यान देना, एरिया वेक्टर बेसिकली क्या है, मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे इस प्लेट से इंटेंसिटी निकालनी है। अब प्लेट रखा है, इस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्या है? चार्ज। अब इसका इफेक्ट किधर की तरफ है, इसके एरिया का असर किधर की तरफ होगा, इसका एरिया किधर को जा रहा है, कुछ पता है क्या? सामने, ऐसे सामने है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कैसा है? तो वो मुझे इसमें एरिया वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर मैंने एरिया वेक्टर लगाया, देखो एरिया वेक्टर हो गया। अगर मैंने ऊपर कर दिया, अगर मैंने ऐसे ऊपर करा, तो इसका मतलब ये एरिया वेक्टर बता रहा है इफेक्ट कहां है, ऊपर की तरफ। अगर ऐसे करा, इसका मतलब ये सामने की तरफ है। तो जो आप एरिया वेक्टर लगाओगे वो एरिया के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहां लगा दिया इस तरह, तो ऊपर हो गया। साइड में लगाऊंगा तो ये खड़ा हो जाएगा इस तरीके से सामने की तरफ, नीचे लगाऊंगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो सिंपल है, एरिया वेक्टर एक नोटेशन है जो कि हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहता है। जो सरफेस आप यूज करोगे उसके नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आप डाल के रखोगे, एंगल जो बनेगा उसमें कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही बात है। जो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वो वही होगा जितना इसका एरिया है, जितना है सरफेस का क्या है, एरिया। और एरिया के इफेक्ट को, जो इसका सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस के एरिया के इफेक्ट को दिखाने के लिए जो ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं हम एरिया वेक्टर, जो कि नॉर्मल रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसका यूज कहां करेंगे, देखो मान लो हमारे पास ये है और ये अभी सिलेंड्रिकल शेप में हो गया, देखो दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये सिलेंडर है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बच्चे पार्टीज में। अभी तुम देखोगे सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। मैं अगर इसको ऐसे हिट करूं किसी को इस तरफ, तो इफेक्ट यहां से जा रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर यहां लगाना पड़ेगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इसका, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हम इधर को हिट करें तो इधर को इफेक्ट जाएगा, लेकिन इसका कर्व सरफेस एरिया जो मुड़ा हुआ है, क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का इफेक्ट कहां होगा, इस तरफ होगा ऐसे, तो इस सरफेस पे ड्रॉ करना पड़ेगा एरिया वेक्टर कुछ ऐसे। क्लियर? इसको आगे डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसको इमेजिन करना और माइंड में इसको डाल के रखना कि चीज कैसे हो रही है, देखेंगे आगे। एरिया वेक्टर आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्लेन पर एरिया के इफेक्ट को दिखाने के लिए जो नोटेशन आप लगाओगे, जो आप वेक्टर लगाओगे, उसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो सरफेस आपने लिया है उसके एरिया के बराबर होगा, और वो सरफेस के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। इसका यूज हम आगे करेंगे, चलो समझते हैं। तो अभी हम पहले बच्चों देखेंगे अपना प्यारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ध्यान तरीके समझेंगे, बढ़िया एकदम। किसी ने, जैसे अक्सर क्या होता है मेरे कॉलेज में, एनआईटी में, तो कॉलेज के बाहर एक रेडा लगा होता था जनरली, अभी ज्यादातर होता है, आप नोएडा में भी जाओगे और या आईआईटी दिल्ली वगैरह, उसके बाहर भी क्या होता है जनरली, एक रेडा सा लगा होता है, उसमें एक बत्ती टंगी रहती है। तूने देखी है? वो बत्ती से टंगी रहती है ऐसा। फिर सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, लाइटर तो होता ही नहीं है, अब वो बत्ती जला के टांग के रखते हैं, ऐसे बत्ती से टंगी रहती है, बत्ती टंगी रहेगी चिल्लर पार्टी, और वो जलती रहती है हमेशा। क्यों जलती रहती है? क्योंकि माचिस तिल्ली देंगे तो सिगरेट पीने वालों को कहां से, और ज्यादातर आईआईटी नॉर्मली इतना अपना चलता रहता है। तो उसमें उधर से सिगरेट ली और सिगरेट को डायरेक्ट उस बत्ती से, बत्ती बोले तो एक रस्सी जलती रहती है, रस्सी लगातार जलती रहती है, और उस रस्सी में साइड में लगाओ और अपना जैसे स्मोक करोगे तो मुंह से धुआं निकलेगा। इसको वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, स्मोक फ्लक्स बोलते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी एनआईटीज में हमारे जो साथ के थे, हम इसको स्मोक फ्लक्स बोलते थे। तूने सुना है कभी इसका नाम? तेरे कॉलेज में था ये तो ही, तो स्मोक फ्लक्स। अब आप लोग क्या समझेंगे क्या है, ये वही फ्लक्स है, कुछ अलग नहीं है। कहता है कि आपके पास कोई एक एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया, एक लूप होना चाहिए, और उस लूप से लगातार कोई चीज फ्लो कर रही हो तो उसी को फ्लक्स बोलते हैं। जैसे होट है, और होट हमने ऐसे गोल है, निकाला तो धुआं निकलेगा, और फिर छल्ले बनेंगे, धुआं निकल रहा है मुंह से, ये लूप कैसा हो गया, क्लोज, और लगातार स्मोक निकल रहा है, क्या, ये स्मोक फ्लक्स बन गया।
तो फ्लक्स को समझने के लिए क्या देखेंगे, आपको कोई एरिया, मान लो आपके घर में गेट है, अभी एक क्लास ले रहे हैं बैठ के, तो आपके घर में गेट है, आपके रूम में बेसिकली गेट है, वो जो गेट है वो पूरी बाउंड्रीज की क्लोज है, एनक्लोज सरफेस आपका हो गया। जैसे आपने गेट को खोला तो जो हवा है, मान लो एसी चल रहा है रूम के अंदर या कुछ कूलर चल रहा है, कुछ भी पंखे, तो हवा उस रूम के अंदर से फ्लो करेगी। एयर जब उस रूम के अंदर से फ्लो करेगी तो वो फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब है किसी भी क्लोज लूप से लगातार चीज का बहना, किसी भी चीज का फ्लो करना। जिस चीज का जो चीज फ्लो करेगी उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हवा फ्लो कर रही है, हवा फ्लो कर रही है तो क्या होगा, एयर फ्लक्स। क्या होगा, एयर फ्लक्स। ऐसे अगर धुआं निकालना शुरू करते हैं हम यहां से, कभी वो किसी ने उसका जोक सुना है, वो एक शो है अपना, बस्सी अपना मेरठ का लौंडा है, वो बसकर बस्सी में कहता है ना कि पापा आए, तुमने देखा ना वाला शो, कहता है कि पापा आए, जैसे गेट खोला तो अंदर से धुएं के बादल बन के बाहर निकल रहे हैं तो वो कहता है बड़ी तुम्हारे फादर आए हैं ये वाला तुमने सीन देखा है वाला, बच्चा पार्टी आपने देखा होगा। तो बेसिकली वो भी क्या है, स्मोक फ्लक्स है। ऐसा समझते हैं। फ्लक्स में आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले एक क्लोज लूप लेना है, एक सरफेस लेना है। क्या लेना है, सरफेस। क्लियर? जैसे कि मान लो वो गेट ही ले लेते जो आपके रूम के अंदर है, वो गेट हो गया, उसकी बाउंड्री पूरी क्लोज है। अब उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप से पास होंगी तो उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो कौन सी लाइन पास करनी चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस क्लोज लूप से लगातार क्या पास हो रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? तो फ्लक्स का मतलब है आपको एक क्लोज सरफेस लेंगे, बिल्कुल मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया है, ये आपका एक क्लोज सरफेस हो गया। क्लियर? और इसके अंदर से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ एंगल, अब देखो एक चीज और समझ रही है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं, मजा आ गया, लेकिन क्या हम वो फील्ड लाइंस भी ले सकते हैं जो इस सरफेस से बाहर से जा रही है? क्या उन फील्ड लाइंस का भी कोई लेना देना है? तो उनका लेना देना कुछ नहीं होता। समझे बात को? तो सबसे पहले क्या लेना है हमें, क्लोज सरफेस। क्या लेना है, क्लोज सरफेस जिसका कुछ एरिया होगा, वो डीएस मान लिया हमने उसका एरिया, और उसके अंदर से क्या फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया या पासिंग थ्रू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आप बात करें कि कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी क्लोज एरिया से पास हो रही हो तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। ऐसे जो भी चीज आपको बनानी है, कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, हवा पास हो गई तो एयर फ्लक्स हो जाएगा, ह्यूमंस निकल रहे हैं तो ह्यूमन फ्लक्स। सिंपल सी बात है, कोई आपके पास एक एरिया हो, उस एरिया से लगातार फील्ड लाइंस पास हो रही हो, और आप सिर्फ उन्हीं फील्ड लाइंस को गिनोगे जो फील्ड लाइंस लूप के अंदर से पास हो रही है, ये नहीं उसके बाहर वाली जो आ रही है, उन्हें नहीं गिनोगे। क्लियर है? चलो देखते हैं। सर फ्लक्स तो समझ में आ गया, अब फ्लक्स कैसे निकालें, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, आप मुझे बताओ। मान लो इस रूम में 50 बंदे हैं, ठीक, और वो इस एरिया से पास जा रहे हैं, इस एरिया से बाहर निकल रहे हैं। एरिया इतना बड़ा, ये जो गेट है, गेट इतना बड़ा, गेट से पार निकल रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 500 बंदे इस गेट से पार निकले, तो क्या मुझे एरिया बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक। जितना बड़ा यहाँ गेट का एरिया होगा उतने बंदे ज्यादा जा पाएंगे, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। है कि नहीं ये बात? बिल्कुल। तो क्या समझ में आया यहां से? देखो भैया, तो मैथमेटिकली अगर समझे, मैथमेटिकली अगर मैथमेटिकली समझे तो होगा क्या, फ्लक्स जो है आपका 5 ई से डिनोट होता है, 5 ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके डीएस बोले तो एरिया के। जितना ज्यादा एरिया, सिंपल है, अगर आपने एरिया ज्यादा कर दिया तो उसमें ज्यादा बंदे पास हो सकते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा पास होगी। तो जितना बड़ा गेट का एरिया आप लोगे उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी। तो फ्लक्स मतलब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको डीएस भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसको ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या होगी, अब आपको फ्लक्स ज्यादा करना है, तो बताओ मुझे आप और ज्यादा क्या कर सकते हैं। आपने एरिया तो बढ़ा लिया, एरिया बढ़ाया, इसमें ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही, लेकिन साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी मतलब उतना फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
सिंपल है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, बात समझ में आई। अब यहाँ साइंटिस्ट जैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे चीजों को समझने के लिए, तो उन्होंने अलग अलग एरिया की सिचुएशन, उन्होंने पहले एरिया को कैसे रख के देखा कि आप खुद भी मान के चलो। मान लो आपकी जो रूम का गेट है वो बिल्कुल सीधा है और आप नॉर्मली उसमें जा रहे हो, तो आपके एरिया का इफेक्ट और गेट के खुलने का इफेक्ट कैसा है? सेम है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम। मान लो अगर ऐसा हो जाए कि वो पेपर उठाना, पेपर दो वहां से। मान लो अगर ऐसा हो जाए कि गेट आपका ऐसा लगे, घर के अंदर दीवार है और गेट ऐसा लगा हो और ऐसे खुलता हो, और आपको ऐसे जाना है जैसे आप चल के आ रहे हो इस तरीके से, तो क्या आप गेट में से पार निकल पाओगे? कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि यहां एंगल 90 डिग्री बन गया। कैसा बना है? 90 डिग्री। भाई आप इस तरीके से जा रहे हो और गेट आपका ऐसे है, तो नहीं निकल पाओगे ना। इसलिए क्या करा, साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करते हुए समझा कि किस तरीके से फ्लक्स किस एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूले और कुछ रिलेशन तैयार होते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, उन्होंने पहले एरिया ऐसे लिया और एरिया वेक्टर उसका हो गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करी कुछ इस तरीके से, मान के चलो कुछ इस तरीके से। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एरिया का इफेक्ट ऐसा हो गया, देखो एरिया का इफेक्ट ऐसे, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस। तो ऐसा तो होगा नहीं कि फील्ड लाइंस आएंगे ऐसे बीच में से घुसेगी और निकल के चले जाएंगे, नहीं होगा ना, ऐसे होगा कैसे? तो फील्ड लाइंस क्या ना, फील्ड लाइंस सीधी जा रही है और कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। मतलब कोई फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से पास होके नहीं जा रही। इसका मतलब एंगल कितना डिग्री बना है? 90। और एंगल 90 बनने पर कोई फ्लक्स नहीं बन पा रहा, क्योंकि कोई फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से कहां गुजर के जा रही है? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जब फील्ड लाइंस आएंगी वो सीधी निकलेंगी और इस एरिया से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। एरिया से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। इसका मतलब 90 डिग्री पे फ्लक्स जीरो है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया है थीटा इज इक्वल टू 90, और 90 होने पे आपको फ्लक्स क्या मिल गया? जीरो मिला है। समझा? कोई फ्लक्स ही नहीं बन रहा। लेकिन जैसे उन्होंने इसको खड़ा करके रखा, उन्होंने एरिया ये लिया और एरिया वेक्टर आपका यहां बना दिया, फिर फील्ड लाइंस निकाली इस तरीके से, जैसे आपका गेट लगा हुआ है इस तरीके से एरिया ऐसा हुआ और यहां से फील्ड लाइंस आई, तो ज्यादातर फील्ड लाइंस सारी की सारी कहां से निकलेगी? एरिया से। लेकिन एंगल दोनों में कितना डिग्री है? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और एरिया, इसमें एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू जीरो, और जीरो होने पे फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी बात करता है कि अगर जीरो हो तो मैक्सिमम और 90 हो तो जीरो, वो होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। मतलब ये समझ में आया कि जो फ्लक्स है वो कोस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों कंबाइन करेंगे, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। ऑन कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फाई बेस ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कोस थीटा। चलिए, ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्म आया, लेकिन ये फॉर्मूला भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वो इंटेंसिटी ले रखी है जो सारी की सारी है, जितनी आपने भेजी है। आपने 500 भेजी, आपने 1000 भेजी, लेकिन मैटर क्या है, हमें तो वो लेनी है ना जो फील्ड लाइंस कहां से निकल रही होंगी? इस एरिया से। तो क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वो स्मोक वाला एरिया कैसा होना चाहिए? क्लोज। कैसा होना चाहिए? क्लोज। लूप अगर क्लोज होगा तभी तो फ्लक्स बनेगा ना। तो इसका मतलब हमें साइन लगाना पड़ेगा क्लोज इंटीग्रल का, मतलब उन्हीं फील्ड लाइंस को जोड़ना है जो लूप के अंदर से पास हो रही है। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा, ये आपका फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना। ये क्लोज इंटीग्रल क्यों लिया है? क्योंकि वही फील्ड लाइंस लेनी है ना जो सिर्फ एरिया के अंदर से पास हो रही है। जो साइड से निकल गए उन फील्ड लाइंस का क्या ही मतलब, उनसे तो कुछ करना नहीं है। जी सर बिल्कुल। अब यहां से एक बात और क्लियर हुई, क्योंकि कोस थीटा आ गया है। आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूं डे वन से, अगर साइन थीटा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर कोस थीटा है तो वो स्केलर क्वांटिटी। तो पता चलता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट आप बना सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन, यहां बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको बताया था फोर्स अपॉन में चार्ज, मतलब न्यूटन कोलॉम इनवर्स। न्यूटन कोलॉम इनवर्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन कोलॉम्ब इनवर्स, और आपका एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट बन जाएगी, SI यूनिट बनेगी न्यूटन कोलॉम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। कोस थीटा कोई यूनिट नहीं होती, तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो बताओ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी होगी बच्चों, इसके पास इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ। और ये ऐसा यूनिट आपको बिल्कुल तोते की तरह रट लेनी है, समझे चिल्लर पार्टी। न्यूटन कोलॉम्ब, न्यूटन तो जोर से बोल रहा है, कोलॉम्ब थोड़ा धीरे, तो न्यूटन कोलॉम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट। अब इसके हम सारे केस आगे देखेंगे, चलो समझते हैं। तो फिर ओके, फ्लक्स एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट को समझा और एंगल के बारे में डिस्कस किया। क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना। चलिए सर, ये तो बात क्लियर होगी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें cos थीटा आपका आ रहा है, कोई बात। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। लेकिन अगर आपने डॉट लगा दिया है तो आपको कोस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। तो जहां पे डॉट प्रोडक्ट वहां पे कोस थीटा, और जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट वो साइन थीटा। कि फ्लक्स आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट हम हटा के कोस थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने समझ लिया था। अब इसकी कंडीशन समझिए। पहला केस, केस 1 कह रहा है, अगर ऐसा हो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री एक्सपेरिमेंट में क्या समझा गया, 0 डिग्री क्या होगा। मान लो आपका एरिया, ये आपका कोई प्लेन है, ये इसका एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर ए, और यहां से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी इंटेंसिटी ई हो गई, कितनी ई। एंगल 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और एरिया में जो एंगल बनेगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जिस तरफ आपने एरिया रखा है उसी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री। बिल्कुल, 0 का मतलब देखो, 0 होने पे कोस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम बनेगा, फ्लक्स मैक्सिमम। फाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई ए बनेगा भैया, कितना, ई ए। कि कोस 0 तो 1 हो गया, कोस 0 1, ये केस आपका बना है मैक्सिमम फ्लक्स का। मैक्सिमम, समझिए, जिधर पानी का बहाव है आप भी उधर ही तैर रहे हैं, उधर की तरफ फ्लो में जा रहे हैं, मतलब वहां पे एंगल कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस, मान लो ऐसा हो कि एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री बने, कि आपका एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसे हो, परपेंडिकुलर, मतलब एरिया कुछ इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो देखो ये परपेंड, क्योंकि एरिया वेक्टर तो आपका ये हो गया, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में कितना एंगल, 90 डिग्री। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से पास नहीं होगी, प्लेन से पास नहीं होगी, तो कोई फ्लक्स भी नहीं बनेगा। ठीक है सब समझिए। थीटा 90 मतलब कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1, एंगल तो 1, एंगल 0 हो गया, कोस 90 कितना, 0, कोस 0। तो मतलब जो आपका फ्लक्स है फाई बेस ई क्लोज इंटीग्रल ए इंटू 0, तो आपका फ्लक्स तो 0 हो गया ना भैया। फ्लक्स कितना हो गया, 0। कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो। जैसे भाई अगर हम यहां देखिए, ये आपका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर आपका डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। और अगर 90 है तो कोस 90 0, मतलब कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। अब बात समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। आगे देखेंगे केस 3। केस, यहां जो होगा
यहाँ पर एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। जब तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 180, मतलब कि जो आपका एरिया है, जो आपका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ इस तरफ जा रही। तो यह एंगल देखो अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और एरिया वेक्टर इधर। मतलब जब एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। और आप लोगों को पता ही है कोस 180 डिग्री आपका होता है माइनस का 1। कितना? -1। बिल्कुल। अब -1 है तो आपका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू EA इंटू -1। तो मतलब ये बन गया है आपका फ्लक्स बना है -EA। ये आपका नेगेटिव का फ्लक्स हो गया बच्चों। इसका फ्लक्स है नेगेटिव का, और नेगेटिव फ्लक्स होने का मतलब है भैया ये मिनिमम फ्लक्स है। क्या है? मिनिमम। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये आपका मिनिमम फ्लक्स हो गया। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स, आप बताएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की बिल्कुल पैरेलल हो। इधर को फील्ड लाइंस बह रही हो, उधर ही उस एरिया का क्या हो? इफेक्ट भी हो। ठीक है सर। एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। मतलब मैक्सिमम फ्लक्स मेरे को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम फ्लक्स कितना होगा? तो बेटा 0 नहीं होता। बच्चे काफी बार बोर्ड की कॉपियों में लिख देते हैं 0 इज मिनिमम, लेकिन नहीं है। मिनिमम आपका 180 डिग्री होता है जब एंटी पैरेलल हो, मतलब एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस तरीके से। तो एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। और कोस 180 होता है -1। तो ये आपका फ्लक्स। तीनों केस बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस आज डे 3 है और इसके बाद जो कल का दिन होगा उसमें हम सारे PYQs क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक पर कवर करके चलेंगे। पहले आपको डे 1 की पूरी वीडियो देखनी, डे 2 एंड देन आज का डे 3। उसके बाद जो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होगा। चलो आगे चलते हैं, चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। क्या है? गॉस लॉ। यहां से गॉस लॉ पढ़ना, देखो गॉस लॉ पढ़ेंगे, इसका प्रूफ एंड देन आगे इसकी एप्लीकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ एप्लीकेशन। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है बोर्ड के लिए। 3 टॉपिक मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट में बता रखे हैं, वे तीनों डे 2 में जो पढ़ाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम के लिए। कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, यूटी एग्जाम हो, या आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, मतलब ये आने ही आने हैं, फिक्स है। यहाँ से आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, आपको डेरिवेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस एक साइंटिस्ट है और गॉस क्या करता है? अपरिचित सुन ले बात को यहाँ, ठीक है ना। तो गॉस क्या करता है? गॉस सड़कों पे घड़े बेचता है। क्या बेचता है? घड़े। गॉस ने क्या करा है? घड़ा लिया। अब समझना, घड़ा यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। अभी 2026 में 25-26 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होता है। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। कभी समझो कि ये काम की चीज नहीं है, अगर आपको पास होना है लमसम तो आप नोट जो इंपोर्टेंट है पढ़ के जा सकते हैं, और डिटेल में हमें सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। आइए समझते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस कहता है कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस लें, ये इसने घड़ा ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस, जिसको हम बोलेंगे गॉसियन गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन आ रहा है जोर से, क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये गॉसियन सरफेस होता क्या है? बेटा गॉस थ्योरम में यूज होने वाला हर सरफेस गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस के थ्रू गॉस क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा। मतलब फ्लक्स बनाने के लिए जो गॉस सरफेस यूज कर रहा है उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलेंगे। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन शीट, जैसा भी लेना चाहो वो क्या है आपका? गॉसियन सरफेस। यहां गॉस ने स्फेरिकल सरफेस लिया है। कैसा ले रखा है? स्फेरिकल सरफेस। और उसने उस सरफेस के अंदर चार्ज को एनक्लोज कर दिया, इस चार्ज को बंद कर दिया। चार्ज को बंद कर, जब आपने चार्ज को बंद करा तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E। क्लियर? अभी चारों तरफ से निकल रही होगी, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह निकलेंगी। लेकिन हमें तो छोटा सा पार्ट पढ़ना है अभी कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। आपको छोटा सा एक एरिया ले लेना है, यहां से आप एरिया उठाओगे इस तरीके से। एरिया का इफेक्ट भी कहां है? ऊपर की तरफ। तो एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना? अभी तो बताया 0 डिग्री। मतलब मैक्सिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम फ्लक्स। हमें एक सरफेस लेना है। क्या लेना है? एक सरफेस। उस सरफेस से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना है वो सरफेस एरिया कौन सा है जहां से फील्ड लाइंस निकल रही। क्लियर है?
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी गॉस थ्योरम पे आते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि गॉस थ्योरम कहती क्या है। गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा भैया, यहां समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो आपका टोटल फ्लक्स बनेगा, तो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए बात हो रही है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज बच्चों, टाइम्स टू द नेट चार्ज। और कौन सा नेट चार्ज? तो स्फीयर के अंदर बंद है, जो उसने गॉसियन सरफेस के अंदर बंद किया है, बस वही चार्ज लेना है। उस सरफेस के बाहर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितना चार्ज है बाहर की तरफ। क्लियर है? दो चार्ज सरफेस के अंदर बंद है, आपको नेट चार्ज लिख लेना है। मैं मान लेता हूं कि क्यों चार्ज यहां पे बंद है, तो बनेगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी ठीक है, क्या हो जाएगा ये होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इसको समझे कैसे, बोले कैसे? बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसी से आपको डेफिनेशन बना लेते। तो हम लोग को कमाल है, जैसे क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये लाइन आपको बोलनी है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। कह सकते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, कि फ्लक्स किसके अंदर से बन रहा है? गॉसियन सरफेस के लिए। आपको फ्लक्स में बताया था सरफेस क्लोज होना चाहिए, क्लोज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करो इमेजनरी क्लोज करो उसको, अपने आइडियली क्लोज करो उसको। तो सरफेस कैसा है? क्लोज, और क्लोज सरफेस से क्या बनेगा? फ्लक्स। कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या है फॉर्मूले में, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड, जितना उसके अंदर एनक्लोज है उस चार्ज की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन में अगर आप समझो तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux through the Gaussian surface, through the Gaussian surface is equal to, through the Gaussian surface is equal to the 1/एप्सिलॉन नॉट times to the net charge, to the net charge enclosed inside it या इनसाइड गॉसियन सरफेस। जितना चार्ज आपने इसके अंदर बंद किया है, बस आपको फॉर्मूला देखो उठाना है, ये है मेन फॉर्मूला, ये है मेन चीज, इसी को आपको लैंग्वेज में बना के लिखना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, क्या सरफेस है? गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज जो उसके अंदर बंद है। ये वैक्यूम के लिए हो गया, अभी कहा वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर जी, स्वाद आ गया। अभी अपरिचित, तो मजा आ गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है, मीडियम में देखते हैं। मीडियम में क्या होगा, हमने इस घड़े को उठाया और किसी मीडियम में डाल दिया, मतलब हमने उसको डुबो दिया है किसी लिक्विड में, फ्लूइड में डुबो दिया। मीडियम में डालने के बाद 1/एप्सिलॉन नोट नहीं लगाना चिल्लर पार्टी, समझे? हाँ भाई अपरिचित, तो क्या करना है 1/एप्सिलॉन लिखना है, नोट नहीं लगाना है, और आगे तुम्हारा वही इनटू नेट चार्ज, बोले तो फाई बेस ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, जो भी चार्ज बंद है नेट चार्ज, तो आपका बनेगा फाई बेस ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। बिल्कुल सही सर, मजा आ गया, समझ में आ गई बात, एकदम समझ में आ गई। हाँ जी वैक्यूम में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मीडियम में क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब बात यह है कि सर फ्लक्स मीडियम में ज्यादा होगा कि फ्लक्स वैक्यूम में ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया था परमिटिविटी, सबसे कम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की होती है। जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम।
समझे? तो मीडियम में जाने पे परमिटिविटी बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो परमिटिविटी से कैसे रिलेट करता है, तो भैया परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे मीडियम बढ़ेगा के टाइम्स बढ़ेगा तो 1/k टाइम्स आपकी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर आपसे वैक्यूम की बात करें तो Q/ε0, चलिए, और अगर आपसे मीडियम की बात करें तो Q/ε, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यह मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है सर गॉस थ्योरम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो आओ चिल्लर पार्टी समझेंगे, डेफिनेशन तुम्हें धड़ल्ले से क्लियर होगी। अब तुम यहां सुनो बात को कि इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। आइए समझते हैं। कंडीशन फोर कंडीशन कंडीशंस फॉर गॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम की बेसिकली यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। पहला है चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। भैया आपको चार्ज बंद करना पड़ेगा, चार्ज आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आप वही नेट चार्ज लेंगे जो बंद है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? समझो बच्चा पार्टी। मान लो आपके पास ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है भाई। कैसा है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पे चार्ज रखा है 2Q प्लस का और माइनस का 3Q, और बाहर रखा है प्लस का 7Q। आपसे फ्लक्स पूछा है तो आपको बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, आपको नेट चार्ज ही निकालना पड़ेगा। तो आपका जो नेट चार्ज होगा +2Q माइनस 3Q, तो भैया आपका माइनस का Q आ जाएगा नेट चार्ज, और आपका जो फ्लक्स होगा φc इज इक्वल टू -Q/ε0। खत्म बात, समझे? ये मतलब होता है नेट चार्ज के एनक्लोज होने कि आप सिर्फ अंदर का चार्ज लेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, चलो तो अच्छी बात है। अब चलेंगे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड कहता है, गॉस थ्योरम कह रहा है इस बात को, और कोई दूसरा बंदा नहीं कह रहा। वो कह रहा है सेकंड बात में कि भैया डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती गॉस थ्योरम, फ्लक्स डायमेंशन का कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे? देखो, कह सकते हैं फ्लक्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ गॉसियन सरफेस सरफेस। जो भी गॉसियन सरफेस है उसकी डायमेंशन से कोई लेना देना है नहीं। मान लो मैं आपसे कहूं कि यहाँ प्लस का क्यू चार्ज रखा है, रेडियस है r, और मैं आपसे कहूं यहाँ प्लस का 10Q चार्ज रखा है, रेडियस है 5r। क्लियर है? चलो यहाँ पे भी 10Q ही मान लेते हैं। जब तुम जिद कर रहे हो, इतनी जिद कर रहे हो तो बच्चों 10Q मान लेते हैं। मान के चलो इधर भी 10Q इधर भी 10Q, तो फ्लक्स दोनों का क्या है? देखो, ए हमारे पास स्फीयर और एक बी स्फीयर, फ्लक्स भैया दोनों का बराबर है। फ्लक्स ए बराबर फ्लक्स ऑफ बी। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज का मतलब है सिर्फ चार्ज का मतलब है फ्लक्स से, रेडियस का या फिर उसके साइज का कोई लेन देना नहीं होता। रेडियस तो आप कितनी भी रख लो। फॉर्मूला क्या रहा है हमसे? फॉर्मूला ही कह रहा है, क्या कह रहा है फॉर्मूला? कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बस यही तो चाहिए। अगर आप मीडियम बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा। गॉस थ्योरम कह रहा है मीडियम बदलोगे, समझ रहे हो? देख रहे हो क्या कह रहा है? देख रहे हो आप परिचित? वो कह रहा है कि अगर तुमने मीडियम बदला तो फ्लक्स बदलेगा, लेकिन अगर आपने मीडियम नहीं बदला और चार्ज भी नहीं बदला तो कुछ और बदलते रहो, फिर फर्क नहीं पड़ता। समझे? क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो तीसरी बात कंडीशन कहता है, पहली दूसरी क्लियर है, थर्ड में यही चिपका देता हूं, वो थर्ड वाली समझ लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन। थर्ड कहता है फ्लक्स डिपेंड्स only on the net charge and medium of Gaussian surface। जो गॉसियन सरफेस है उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या मीडियम लिया। बाकी आपके सामने सारी चीजें। अब मान लो ऐसा पूछ लिया आपसे कि भाई यहां पर हमारे पास एक क्यूब का फेस रखा है जिसकी डायमेंशन 10/4 की है।
10/4, 10 सेंटीमीटर इधर को, 4 सेंटीमीटर उधर को। ये डायमेंशन है क्यूब के फेस की हो गई, क्यूब का सॉरी क्यूब का फेस है तो भैया बराबर हो कुबोइड का ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये कुबोइड का फेस है। और चार्ज रख दिया है इससे कहीं 4 सेंटीमीटर हाइट पे रख दिया है, प्लस का क्यू चार्ज थोड़ा ऊपर। पेपर उठाना हो 1 मिनट, या कोई शीट उठा दो, ये लैपटॉप उठा दो, कुछ भी उठा दो। मान लो ऐसा, ध्यान देंगे, ऐसा आपको एक क्यूब का फेस दे रखा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा दे रखा है कुछ, ये ऐसा दे रखा है, इसके इतने ऊपर आपने चार्ज को रखा है, तो भाई आप नीचे से देखोगे तो ही तो फ्लक्स दिखेगा, क्योंकि सराउंडिंग में तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं। अब हमें इस चार्ज को पहले क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज। अब देखो, ओरिजिनली आपके पास एक सरफेस है, ओरिजिनली एक सरफेस है, चार्ज रखा है क्यू, तो मुझे यहां कितने सरफेस और लगाने पड़ेंगे कि बंद हो जाए। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई यहां पे चार्ज क्यों रखा है, एक सरफेस है, एक इधर से लगाऊंगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, टोटल 6 हो गए। लेकिन 6 में से मेरे पास कितने हैं, तो सर 6 में से एक है। रियल में जो परसेंट है वो तो एक है ना, वे तो इमेजिनरी सरफेस हो गई। भाई मैंने यहां लगाए एक सरफेस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसके ऊपर एक, सामने और एक पिछली साइड, तो टोटल हमारे पास हो गए हैं, टोटल हो गए 6। लेकिन रियल में प्रेजेंट कितना है, रियल में प्रेजेंट है 1। क्लियर, एक हमारे पास रियल में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा, टोटल कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, तो टोटल को नीचे लिखते हैं, और प्रेजेंट कितना है 1, तो 1 को ऊपर 1/6, 1/6, और भैया 1/6 आ गया, नेट चार्ज कितना है क्यू, और अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स बन जाएगा। क्या फर्क पड़ा है 10 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर, या फिर इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा, क्या आपने फर्क पड़ा, कैसे नहीं भैया, कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्यों, अपरिचित, फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल, कुछ भी हो चीज, चाहे चार्ज कितना ही ऊपर हो कितना ही नीचे हो, बस चार्ज देखो, और कितने सरफेस को बंद करने के लिए लगे हुए हैं। सिस्टम को क्लोज भी तो करना है, वर्चुअली करे या फिर रियल क्लोज करे, पकड़ इसको, रियल क्लोज करे या फिर उसको वर्चुअली क्लोज करे, समझे ना। इस तरीके से गोस्थ थ्योरम को डिटेल में समझ लिया। अब इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं, आइए चिल्लर पार्टी ध्यान देंगे, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, गोस्थ थ्योरम, आइए समझते हैं, एक्सप्रेशन फॉर गोस्थ थ्योरम। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लास एकदम धमाकेदार चलती हुई नजर आ रही हो, जी लग रहा है, कमेंट करते रहो यार, क्लास ले रहे हो कमेंट करो, बताओ स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा स्वाद, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, पहले वही आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, आप जिस शेप का चाहो वैसा ले सकते हैं, हम यहाँ स्फेरिकल ले लेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा, स्फेरिकल। आप बताएंगे पहले, कंसिडर 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 अ गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस having radius r, okay, let the charge q at the center of Gaussian surface, तो Gaussian surface के at the center of Gaussian surface, Gaussian surface के सेंटर में तुम चार्ज रखोगे, पहले क्या रखोगे, चार्ज, मोहब्बत के साथ चलेंगे लेके, कहीं प्यार ना हो जाए, तो ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेयर है क्योंकि गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर में आपने एक प्लस क्यू चार्ज चिपका दिया है, सेंटर पॉइंट ओ, और रेडियस आपने आर मान ली है, रेडियस आर, इससे फील्ड लाइंस तो चारों तरफ को निकलेगी चार्ज से। मैं कोई एक हिस्सा उठा लेता हूं कि फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं, और एक छोटा हिस्सा मैंने ले लिया, पहले डेल्टा एस सरफेस ले लिया, डेल्टा एस रेडियस आर है, पूरे की बात नहीं कर रहा, डेल्टा एस सबको मिलाएंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके टोटल का सम आ जाता है। आप लोग अभी आपने क्लास 12 स्टार्ट करी है, और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स बायो वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती होगी। देखो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इसके लिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स की छोटी सी 10-12 मिनट की क्लास है मेरी, आप उसे अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से वो बेसिक मैथमेटिक्स समझ जाएंगे जो पूरी 12th में अप्लाई होने वाला है। वो सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये छोटा छोटा जो यूज होता है। अब यहाँ इंटीग्रेट करने का मतलब है छोटे छोटे एरियाज को जोड़ना, जोड़ने का मतलब प्लस करना, इकट्ठा करके रख देना, क्लियर। देखो तो डेल्टा एस यहाँ पे आपने देखा, यही हिस्सा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, और यही डेल्टा एस है, यहाँ पे एंगल आपको साफ दिख रहा है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पी पॉइंट की बात करूं, ये तो आपने पी पॉइंट ले लिया, लेकिन पी पॉइंट कहां पे है, गॉसियन सरफेस में, ये है आपका गॉसियन, ये है आपका गॉसियन सरफेस,
अब गॉसियन सरफेस दो तरह के होते हैं बच्चों, एक ओपन गॉसियन सरफेस, एक ओपन गॉसियन सरफेस। ओपन गॉसियन सरफेस जो खुला हुआ हो, जिसको इमेजिनरी सरफेस से बंद करना पड़े बाद में। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था अभी, वो प्लेट सीट ली थी, एक सीट को मैंने बंद किया था इमेजिनरी और प्लेट्स को लगा के, एक क्यूबॉइड मैंने उसको बनाया, तो वो ओपन सरफेस था। लेकिन अगर दूसरे सरफेस की बात करें तो होता है क्लोज्ड, होता है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। क्या होगा? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस आपका होगा बच्चों। तू मेरी जिंदगी अपरिचित, तो ध्यान देंगे बात पे। क्लोज गॉसियन सरफेस जो बंद है, जैसे कि ये वाला सरफेस बंद है, ये रूम, ये स्टूडियो पूरा बंद है, दूसरा स्टूडियो भी बंद है, क्लोज, चारों तरफ से हवा बाहर नहीं जा पा रही। तो क्लोज का मतलब है जब कोई चीज खुली हुई ना हो, सिर्फ क्या हो? बंद हो, उसको बोलते हैं क्लोज गॉसियन सरफेस। प्रॉपर फ्लक्स जिससे बने, ये हम आपको डिटेल में समझेंगे। आइए समझते हैं, ध्यान देंगे। देखो पूरा फोकस बना के समझ लेना है, तीनों आगे के तीनों टॉपिक एकदम धांसू है। हमने क्या करा, पहले चार्ज रखा है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, वही फ्लक्स बनाएगी। फ्लक्स में दो चीज जरूरी है, एक एरिया और एक इंटेंसिटी, एक एरिया और एक इंटेंसिटी। ओके, तो चार्ज क्यों और इंटेंसिटी ई, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पहले समझा। क्या कह सकते हैं? एज वी नो दैट, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही अपना चार्ज और रेडियस वाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q में R स्क्वायर। सर इंटेंसिटी मिल गई, वेरी गुड, इंटेंसिटी मिल गई है। चलो भैया इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब इस इंटेंसिटी की वजह से फ्लक्स बन रहा है, क्या फ्लक्स? क्योंकि क्लोज सरफेस है, क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स बन रहा है, डीएस तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम यूज करेंगे, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। भैया गॉसियन सरफेस से क्या निकालेंगे? फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ध्यान, पाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। और थीटा तुम्हें पता है दोनों के बीच में कितना एंगल बताया था अभी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे आपका होगा 0 डिग्री और कोस 0 आपको धड़ल्ले से 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे चलेंगे। सर बिल्कुल, ये तो मोस्ट था दिया आपने, धुआं लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दी। चलो अब इसको समझ लेते हैं, इसको थोड़ी देर बच्चा पार्टी में रफ कर लेता हूँ। आपने नोट कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स अभी हमारा बनेगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा पाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डेल्टा एस। क्लियर है? अब ई की वैल्यू हमें पता है, ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 उठा के इसको यहां चिपका देंगे, तो फाई बेस ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू अपोन में आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एस। अभी तो मजे की बात है, डेल्टा एस तो समझ रहा है, डेल्टा एस मतलब एरिया। अब तुम बताओ तुमने कितना एरिया लिया है? सर हमने तो स्फेयर लिया है, तो बेटा स्फेयर का एरिया ही तो होता है, जो भी तुम गॉसियन सरफेस लोगे उसका जो एरिया होगा बस यहां चिपका देना, इस इंटीग्रल डेल्टा एस में रख देना, समझे ना? क्या कहोगे तुम, ये जो आपको दे रखा है ना, ये टोटल एरिया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर जोड़ोगे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, तो पूरा जो है स्फेयर का एरिया ही तो मिलेगा। बिल्कुल सर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4πr² होता है सर। बिल्कुल, तो इसकी जगह कितना आएगा इंटीग्रेट करके? टोटल की जगह लिखेंगे 4πr², पाई बेस ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपोन में r², इनटू इसको उठा के रखेंगे 4πr², ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा? पाई बेस ई इज इक्वल टू क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोट। देखो बच्चों आ गया ना आंसर, आया ना आंसर, बढ़िया तरीके से आ गया आंसर, कितना है? क्यू अपोन में एप्सिलॉन नोट। दिस इज कॉल्ड कोस थ्योरम। क्लियर है?
एक लाइन क्लियर हुई? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे, अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन समझेंगे गॉस लॉ की। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बच्चा पार्टी। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा इसका, और धड़ल्ले स्टार दो, आग लगा दो, न्यूटन सर का नाम रोशन कर दो, दुनिया देश विदेश हर जगह। इस बार तो नीट का सेंटर उधर भी डाल दिया ओमान में, तो मैं चाहता हूं हर जगह न्यूटन सर का रोला मचा दो। ठीक है, बिल्कुल धड़ल्ले छापता ना बोर्ड में, टेंशन वाली बात नहीं कुछ। आओ एप्लीकेशन की बात करेंगे, पहले हम कुछ सरफेस जान लेते हैं। गोशन सरफेस ये जान लो। मैंने आपको बताया था कि क्लोज सरफेस क्या है भाई, 2025-26 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ये क्या है, क्लोज सरफेस क्या है, ओपन सरफेस क्या है। हर एक चीज बड़ी चीज पढ़ के चलेंगे, क्योंकि हम जो कल क्लास आपकी होगी उसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करके चलेंगे। देखते हैं, क्लोज सरफेस, फुल्ली एनक्लोज वॉल्यूम सेपरेटिंग द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड विदाउट एनी गैप। मतलब बाहर का कोई मतलब इससे नहीं है, पूरा एनक्लोज सौदा, जैसे स्टूडियो है पूरा का पूरा बंद है, बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर आग गिर रही हो, गोले गिर रही हो, धरती फट जाए, ये अपना अंदर सेपरेट है, तो ये क्लोज सरफेस हो गया आपका। क्या है? क्लोज सरफेस, इसी को बोलते हैं। और दूसरी बात, गोस लॉ ओनली वर्क विद द क्लोज सरफेस, जैसे मैं आपको बता के आ रहा था, वो मैंने आपको सिगरेट वाली कहानी सुनाई थी। बीटेक कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चे बाहर रेडे के सामने, वो रेडे पे बेचता है बढ़िया सा उसका सिगरेट का ठेला, और वो बत्ती जलती रहती है, मतलब रस्सी टंगी रहती है जलते हुए, अपना लो और डायरेक्ट उसमें लगाओ, धुआं निकालो, जैसे धुआं निकलेगा तो क्लोज सरफेस। फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? क्लोज सरफेस। गोशन सरफेस कहता है क्लोज लेना जरूरी है, नहीं है तो करो उसको। ओपन सरफेस की बात करें, इसमें कुछ बाउंड्रीज होती है, इसमें आप वर्चुअली भी क्या कर सकते हो, वर्चुअली भी से क्लोज कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो देखेंगे, इट इज अ फिजिकली इंपॉसिबल अप्लाई गोस लॉ। बिल्कुल ओपन पे गोस लॉ नहीं लगा सकते, आपको उसको कहीं ना कहीं उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ यू कैन नॉट, बस सारी चीजें यही हैं। आगे चलेंगे, आ जाओ चिल्लर पार्टी। नेक्स्ट 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 ओके, एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। पेपर में डायरेक्ट रखा मिलेगा, तीनों गोस लॉ का प्रूफ, क्लोज ओपन सरफेस, और तीनों इसकी एप्लीकेशन। बार बार प्रैक्टिस करना, जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल साबुत वही छाप देना। ग्राफिकल रिलेशन आपको ऐसा बता दूं, सिर्फ एक ही ग्राफ बनता है पूरी क्लास 12 के अंदर। अभी नीट में, रीड नीट एग्जाम में, जो रीड नीट एग्जाम हुआ 2026 में, सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल एटम का, और यही क्वेश्चन बोर्ड में भी था, 2025 के एग्जाम में भी आया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना होता बच्चों, बस एक डेडिकेशन और एक भाव होना चाहिए शुरू करने का। आइए समझते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ, पहली एप्लीकेशन आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ इनफिनाइट लेंथ वायर। सोचो, अगर वायर है तुम्हारे पास, इनफिनाइट लेंथ वायर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे? सर जी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वायर है, लेंथ। और अगर प्लेट है, कैसी है प्लेट? क्या बताया था सर? प्लेट है बेटा, प्लेट है तो क्या, इसके लिए तुम करोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थिन स्फेयर है तो इसमें तीनों आप यूज कर सकते हैं, सिग्मा भी, लेंथ भी और रो भी। इसमें आप एक और डाल सकते हैं अगर आपको करना हो। फोर्थ की बात कर ले अगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोलिड कंडक्टिंग स्फेयर की आप इसमें बात कर सकते हैं। यहां से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस। आइए समझते हैं, एक एक करके इनको राख करेंगे और इनको बिल्कुल डेड बना देंगे। वो मम्मी वाला डेड नहीं, वो वाला डेड। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको इसके लिए एक इनफिनाइट लेंथ वायर लेना पड़ेगा। तो आपके पास एक वायर है, पूरा एक वायर इस तरह, सभी के घरों में तार लगे हुए, केबल वायर लगे हुए है कि नहीं? यहाँ पे लगे हुए। ठीक, वायर में देखा होगा अंदर तो कॉपर का वायर, इसके ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की। अगर आप कट कर दो इस तरह वायर को, ऐसा कट करोगे वायर को, तो उस ऊपर की कवरिंग को ऐसे खींच सकते हो तुम, खींच लेंगे ना, अंदर तार बचेगा। तो आपको ऐसे अंदर तार लेना है और उसके ऊपर वो कवरिंग चिपका देनी है। जो आपको बाहर कवरिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये वही कवरिंग है जो प्लास्टिक की वायर के ऊपर होती है, रबर की कवरिंग जो वायर के ऊपर होती है, जिससे आप लोगों को करंट ना लग सके। और वायर उसके अंदर होगा, वायर कहां होगा? बिल्कुल अंदर से जाएगा, जैसे वायर अंदर से जा रहा है। समझ पा रहे हो? जो बाहर की कवरिंग है उसको हमने गॉसियन सरफेस कहा है, ये आपका क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया। ये है आपका गॉसियन
गॉसियन सरफेस। क्या होगा? गॉसियन सरफेस। मेंस के लिए ट्रिक बता दूंगा आपको, डायरेक्ट क्या करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सारे डेरिवेशन आपके आसानी से हो जाएंगे। पर अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेप मार्किंग होती है। बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं, फिर रीचेकिंग में कहते हैं हमने तो अच्छा लिखा था। बेटा स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको तरीके से लिखना पड़ेगा पेपर के लिए। क्लियर है? समझते हैं? हमने उस लेंथ, उस वायर की लेंथ को लेट कर लिया एल। कितना है एल? इसको भी हटा देते हैं। हमने लेंथ को एल मान लिया है, लेंथ कितनी है एल, और यहां से रेडियस को हम आर मान लेते हैं। रेडियस क्या होगी? आर। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपके पास कैसा है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, ये आपके पास एक वायर है, और वायर में से, वायर पे प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपके पास एक वायर है, और वायर पे प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कलर चेंज एक बार कर लेते हैं। आइए, आपके पास क्या है? प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। अब प्लस से फील्ड लाइंस निकलेगी। कंडक्टर की हमेशा कैसे होती है? नॉर्मल। ये हमने उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी और ऐसे जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगी और ऐसे जाएंगी इस तरफ। दिख रही है? कुछ ऐसे जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। यहां पे आपको एक गोला दिख रहा है भाई, मान लो अगर वो सिलेंडर है, और सिलेंडर बेटा देखो, ओ उठाना, कुछ है हमारे पास सिलेंडर जैसे, यहाँ पे बंदूक की नली दे दी उठा के थोड़ी देर को रहने से काम नहीं चलेगा। चलो सुनो, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इमेजिन करो चीज को। अरे बोतल होगी पानी की, यो ऐसा रैप्टा मारो, लेके उधर से बोलेगा क्या बंदूक और गुल्ले का साले ने उठा, ऐसे बकवास कर रहा है देखो भैया, हमें मान के चलो, अभी थोड़ा समझ लो, मैं सौदा मंगा रहा हूँ, सौदा आ रहा है, तो क्या होना है? ये आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर के नीचे के सरफेस पे ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का इफेक्ट का नीचे, अगर मैं इसको ऐसे टन देसी मारूं तो इधर से इफेक्ट मिलेगा। ये एरिया फैक्टर वाला दिखा था, तो कम चल जाएगा। मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा दिख रहा है कुछ, तो जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, अगर मैं ऐसे हिट करूं किसी को ऐसे, तो इसका इफेक्ट तभी तो होगा। तो इसका एरिया वेक्टर कहां हुआ? इधर की तरफ। ठीक है, मान लो कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं किसी को ऐसे हिट करूं तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं ना, इसका इफेक्ट तो इधर से करने से पड़ेगा। मतलब जिधर ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर यहां लगाऊं इस तरीके से, इसका एरिया वेक्टर अगर ऐसे लगाऊं इस तरीके से, तभी तो इसका इफेक्ट दिखेगा ना कर्व सरफेस एरिया का। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसका इफेक्ट इधर की तरफ है, क्योंकि जिधर से हिट करूंगा उधर इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट इधर की तरफ है। इसको ऐसे, इसको ऐसे, और ऐसे ऐसे, मतलब अगर मैं हिट करता रहूंगा तो मतलब यहाँ इफेक्ट और यहाँ इफेक्ट, और कट सरफेस का इफेक्ट ही यहाँ पे। समझे ना? तो ऐसे में डायग्राम में समझाना है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया मुड़ा हुआ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ का इफेक्ट नीचे, ये आपका डेल्टा एस, यहाँ से छोटा एरिया ले लिया, और इसका इफेक्ट कहीं ऊपर की इफेक्ट, ये डेल्टा एस ले लिया है इतना। क्लियर? और यहाँ का इफेक्ट मेरे बच्चों कर्व सरफेस एरिया का इधर, और कर्व सरफेस एरिया का इफेक्ट इधर की तरफ भी, ये डेल्टा और ये डेल्टा। अब प्लस है तो भाई फील्ड लाइंस तो हर जगह निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई कि नहीं? आई समझ में? बिल्कुल, थैंक यू ओह, परिचित। मोहब्बत में तेरी, मोहब्बत में तेरी मैंने खुद को मैंने खुद को मिटा दिया, और देख सिरे से नाम तेरा मैंने मिटा दिया ध्यान दे लो पढ़ाई पे, तो लेंटर चाटते फिरोगे फिर एक दिन। समझे ना बात को? चलो चिल्लर पार्टी वापस आ जाते हैं उम्मीद करता हूँ आपकी चीज समझ में आ गई हो। अभी आपको ये चीज समझनी है कि फ्लक्स बनेगा कहां से। फ्लक्स कहां से बनेगा? देखो, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका इफेक्ट नीचे की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इस तरफ और उस तरफ, तो देखो एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और आपको पता है फ्लक्स 90 पे तो बनेगा नहीं, मतलब इस वाले एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स नहीं बनेगा, तो मतलब इससे भी तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इस एरिया का इफेक्ट ऊपर की तरफ और फील्ड लाइंस इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें कितना एंगल? 90 डिग्री। तो सर बिल्कुल मोस्ट आदि समझ में आ गई बात। तो फ्लक्स बनेगा कहां? कि सर फ्लक्स बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, क्योंकि इसमें भी 0 डिग्री और यहाँ पे भी कितना? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल? 0 डिग्री। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का सीएस से, सिलेंडर का सीएस से ही तो फ्लक्स बना पाएगा। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है तो फ्लक्स बनेगा, 90 हो गया तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। ये फ्लक्स वालों को आप फिर से एक बार समझ सकते हो, लास्ट मैंने एग्जांपल में समझाया। देखेंगे यहां तक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको चीज। ठीक, अब आपको समझना है कि हमने क्या लिया है, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक, कह सकते हैं कंसिडर an infinite long charged wire, infinitely long charged wire having linear charge distribution linear charge distribution lambda, okay. Let the cylindrical Gaussian surface, ठीक, let the cylindrical Gaussian surface with radius r and length L। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें पहली जरूरी बात क्या है कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। देखो ये तरीका है, क्योंकि गोस थ्योरम की एप्लीकेशन तो फ्लक्स का काम इसमें करना पड़ेगा। आप हमेशा पहले फ्लक्स निकालेंगे, 3 स्टेप में आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले फ्लक्स, फिर गोस थ्योरम, फिर दोनों को बराबर रखना है। पहले फ्लक्स, फिर गोस थ्योरम, फिर दोनों को बराबर रखना है और आपका आंसर। तो हमें क्या यूज करेंगे, हम बात करेंगे गोस थ्योरम की, वो सॉरी टोटल फ्लक्स की। पहले हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, Gaussian surface, तो क्या होगा, phi base E इज इक्वल टू देखो phi base, ये वाला जो फ्लक्स है ना, ये CSA वाला है। क्या है, CSA कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ध्यान रखना, यहाँ पे CA का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया है, बिल्कुल। अब CSA वाले की देखो फॉर्मूला रखेंगे सभी के लिए, phi base E इज इक्वल टू, ये बनेगा क्लोज इंटीग्रल EA cos 90 डिग्री या 0 बिल्कुल सर, CSA में तो 0 डिग्री है, बिल्कुल 0 डिग्री, प्लस दो क्रॉस सेक्शनल तो 2 लगा दिया, 2 क्लोज इंटीग्रल EA cos 90 डिग्री, क्योंकि इसमें तो 90 है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें 90 है, बिल्कुल सर। cos 90 क्या हो गया, 0, इसका मतलब ये वाला सौदा पूरा क्या हो गया आपका, 0, ये बचेगा। तो phi base E इज इक्वल टू, E को बाहर निकाल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ A, क्योंकि cos 0 तो आपका 1 होता है, बिल्कुल। अब एक जो A है, ये किसका A है, तो भैया ये तो CSA का A है, किसका, CSA। और CSA क्या होता है, तो मैं यहां बता दूं आपको, क्लोज इंटीग्रल ऑफ CSA बराबर आपका होगा 2 पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है। क्लोज सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो रिकर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे phi बेस E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, ये आपका फर्स्ट हो गया। क्या है चिल्लर पार्टी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहां तक काम खत्म हुआ। अब बात करना है मैं गोस थ्योरम की। किसकी बात करनी है, आ जाओ भैया, गोस थ्योरम की बात करनी है। गोस थ्योरम क्या कहती है, देखो। अब अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, गोस की थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि phi बेस E इज इक्वल टू, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे इसमें क्यों पता है क्या, कहीं हमें इसमें कहीं क्यों पता है क्या, तो नहीं पता। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था ना तुम्हें, वो डिस्ट्रीब्यूशन इसी के लिए तो था। अगर वायर है, पूरा एक वायर है, तो लीनियर माने लैम्डा, तो वहां से चार्ज निकालना था, याद करो। लैम्डा क्या, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। फिर से बता देते हैं, आ जाओ समझो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भैया समझेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। अब यहाँ लेंथ इधर की मल्टीप्लाई, लैम्डा इनटू लेंथ इज इक्वल टू चार्ज, मतलब हमें उठा के कहां रखना पड़ेगा, इस चार्ज में रखना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा ना फ्लक्स निकालने के लिए। जी गुरु जी बिल्कुल, आ जाओ तो
तो रख देते हैं भैया, क्या बनेगा, पाई बेस ई इज इक्वल टू, देख लो, लैम्डा इन 12 इज इक्वल टू थीटा, मतलब कि चार्ज, सॉरी क्यों है, ये क्या है, क्यों ऊपर जाएगा तो बनेगा फाई ई इज इक्वल टू, बनेगा लैम्डा एल अपोन में एप्सिलॉन नोट। क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड हो जाएगा, क्या होगा, सेकंड, ये आपका हो गया सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो भैया दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं, समा चुका है, वही तरीका है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, बनेगा ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपोन एप्सिलॉन नॉट। लेंथ से लेंथ चली गई, 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपोन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अगर मैं ऊपर 2 लगा लूं, ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसको और एनहेंस करना चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यार को इधर शिफ्ट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट इधर। अगर आप इसको और बेहतरीन बनाना चाहो मोहब्बत के साथ, तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन में आर, ये भी आप इसको कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा करना चाहो तो आप इसको ये लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये आपका फॉर्मूला इनफिनिट लेंथ वायर के लिए। लेकिन 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 आ जाओ, सौदा क्या है इसमें, वो कहता है कि भैया जो चार्ज तुमने बांटा है वो प्लस का था, प्लस का था, तो कंडीशन क्या होगी इसमें, तो भैया कुछ नहीं है, देखो नोट करके समझ लेते हैं, 5 रुपए का नोट है तुम्हारे लिए, आ जाओ। कहता है कि अगर ऐसा हो, इफ लैम्डा अगर 0 से बड़ा है, अगर लैम्डा 0 से बड़ा है तो प्लस का हो गया बच्चों, किसका, प्लस का हो गया, मोहब्बत के साथ किसका हो गया, प्लस का। अब प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, बराबर बराबर बाहर की तरफ भगेगी, तो उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भाग रही है, कहां, बाहर की तरफ, ये रेडियली आउटवर्ड है, रेडियस के लोग कहां जा रही है, आउटवर्ड, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि लैम्डा छोट बड़ा है, लैम्डा की वैल्यू कैसी है, लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब प्लस का चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगे भैया, कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। दूसरी बात क्या है, अगर ऐसा हो, अगर लैम्डा 0 से छोटा है, लैम्डा 0 से छोटा, तो सिंपल है, नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली, रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस का साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मूव करती है, कहां मूव करेगी, अंदर की तरफ। क्लियर है भाई, बात समझ में, ओके। अब बात करेंगे सर ग्राफ कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सेपरेशन के साथ, तो ये तो भैया बहुत ही एक ही तरह का ग्राफ आएगा, याद रखना, एक तरह ग्राफ। देखो, ग्राफिकल रिलेशन, ग्राफिकल ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस सेपरेशन, सेपरेशन। क्लियर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इंटेंसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ओके। और क्या बन गया भैया, ये आपका सेपरेशन आर है और ये इंटेंसिटी आपकी E है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका ग्राफ हो जाएगा। हमेशा भैया हाइपरबोला ही बनाना, मैं बता रहा हूं आपको, कहीं पे भी ड्रॉ का जिक्र मिले कि ड्रॉ द ग्राफ, सिर्फ ये हाइपरबोला, लूनर, स्टीपर, जैसा भी आपका बनाना है। अगर पावर 1 है, मैंने आपको पहले बता दिया है, पावर 1 है तो स्टीपर, 2 है तो रेक्टेंगुलर, 3 है तो लूनर, 3 नाम है। सिर्फ अब नाम ना लिखना चाहो तो सिर्फ यहाँ पे हाइपरबोला भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला, ध्यान रखना है, यही ग्राफ चूज करना है, 99% यही से होता है। बस ऐसे मुठा हुआ ऐसे बना दो, ऐसे ठो और ऐसे बना दो, हर जगह सेम ही ग्राफ आता है। क्लियर है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंडीशन अब हम देखेंगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एक एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको प्रैक्टिस करना डिटेल में, समझे बात को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट एप्लीकेशन प्लेन शीट। प्लेन शीट पता है ना आपको क्या है परिचित? पता है आपको कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है? प्लेन शीट है, अगर हमारे पास एक शीट है, एरिया है उसके पास, तो सिंपल ये होगा आपका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने यहां पे एक सरफेस ले लिया, क्या ले लिया? सरफेस, प्लेट ले लिया आपने। जीवन की हर मोड पे आपको ये चीज काम आएगी, अगर आपने अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण एक इंपोर्टेंट टाइम एजुकेशन को दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का फल जरूर मिलेगा बच्चों। बस मेहनत से ऐसे पढ़ते रहिए, इस लगन के साथ जो आपने डेडिकेशन दिखा रखी है, इसी के साथ मोहब्बत के साथ पढ़िए, समझे। तो आइए फिर देखते हैं, ये हमने एक प्लेन शीट लगा रखी, क्या लगा रखी है? प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इस पे? चार्ज। कितना चार्ज है इसके पास? प्लस 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 प्लस, पता नहीं कितना है, क्यों चार्ज है अभी, कितना है, क्यों। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स बनाने के लिए, सिंपल सा रूल है, फ्लक्स बनाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए होता है, क्या? गॉसियन सरफेस, वो भी क्लोज गॉसियन सरफेस। तो इसको हम ऐसा करेंगे, जैसे मान लो आप लोग खीरा काटते हो, खीरा काटा है, खीरे के बीच में चक्कू फंसा देते हैं, इधर से खीरा ऐसा, या कोई पाइप ले लो, कोई पाइप है, पाइप के बीच में आरी डाल दी, आरी ऐसा काटते हुए आरी, एक आरी से पाइप को काटा तो आरी बीच में फंस गई और पाइप साइड में रह गया। कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम सरफेस डाल देते हैं। मान लो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया है, जो मैंने सीट के अंदर, सीट को पाइप के अंदर घुसा दिया है, सब क्लियर है। सीट को कहां घुसा दिया है? पाइप के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता ही आता है, समझे, मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से। अभी आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का, बिल्कुल ठीक। अब समझेंगे कि भाई इस वाले एरिया का इफेक्ट इधर की तरफ, तो ऐसे मार सकते हैं, इधर जाएगा, तो इसका इफेक्ट इधर मानते हैं डेल्टा एस। चलो भैया, इसका इफेक्ट यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया, ये इसका कर्ड सरफेस एरिया, ये ऐसे मुड़ा हुआ, इसका इफेक्ट कहां होगा? ऊपर की तरफ, चलो कर लेते हैं ऊपर, ये डेल्टा, यहां से हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा उठा लिया, इस वाले का भी अगर थोड़ा सा हिस्सा उठाएं तो इसका इफेक्ट भी नीचे की तरफ डेल्टा एस, इसका अगर थोड़ा सा हिस्सा उठाएं तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ, ये आपका डेल्टा एस। क्लियर हो गया? सारे एरिया क्लियर होंगे इसके, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हूँ, इस प्लेट से यहाँ निकल रही हूँ, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर तो रखना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है थिन है, पहले तो बात ये समझेंगे थिन की बात मतलब क्या है, यहाँ थिन से क्या कहना चाह रहा है, ये चीज थिन से क्या कहनी चाह रही है? थिन से मतलब ऐसा समझो जैसे 4 इंची की दीवार, सेम ईंट इधर से भी दिख रही है, सेम ईंट इधर से भी दिख रही है, मतलब जो आपने पतली सी लेयर ली, जैसे गोल्ड को बहुत पतला काट दिया, उसका सेम एटम ही है जो ऊपर नीचे रखा है, ऊपर नीचे रखा है, इधर से भी दिख रहा है और फिर इधर से भी दिख रहा है। ऐसे मान के चलो कि 4 इंची की दीवार है, ईंट बिल्कुल रखी हुई इस तरह, वही सेम ईंट इधर से भी दिखेगी और इधर से भी दिखेगी, इसलिए थिन इसको बोल रखा है कि चार्ज बिल्कुल यही है, एक चार्ज उधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, ऐसा कुछ, समझे। चलो भैया, अब एंगल अगर आप देखोगे तो इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना एंगल है? 90 डिग्री, लेकिन CSA से कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो मतलब इस बार सर फ्लक्स जो है CSA से बनेगा। मानते हैं इसकी लेंथ L मान लेते हैं और रेडियस को R मान लेते हैं, रेडियस क्या मानते हैं? R। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा आपकी जा ही रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ गए। देखो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया है? 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक इधर और एक इधर, और ये आपका बीच वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। इस बार कर्व्ड से तो बनेगा नहीं, मतलब प्लेन शीट से कर्व्ड से नहीं बनता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से बनता है फ्लक्स, एंगल की वजह से। क्लियर है? चलो तो थोड़ी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखनी है पेपर के लिए, और फिर आगे इसको करेंगे कंप्लीट। तरीका वही है, सेम चिल्लर पार्टी, सेम तरीका है जो सिखाया मैंने आपको, सेम ही तरीका है, आपको हर बार सेम काम करना पड़ेगा। पहले टोटल फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स लिखो, फिर गॉस थ्योरम लिखो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पुट करो और इक्वल रख दो, सेम तरीका है। आ जाओ, कह सकते हैं कंसिडर an infinitely charged plane sheet, infinitely charged plane sheet, infinitely charged plane sheet।
let the Gaussian surface, let the cylindrical Gaussian surface, let the cylindrical Gaussian surface, let the cylindrical Gaussian, cylindrical Gaussian surface, radius, with radius r and length क्लियर यहां तक। वही फिर हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, through the Gaussian surface, through the Gaussian surface की बात करेंगे, Gaussian surface। तो कह सकते हैं phi base E is equal to, अब दोनों आएंगे इसमें, कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आएगा, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल CSA EDS cos थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया CA EDS cos थीटा। ये 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि दो सरफेस है, इधर भी इधर। अब यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे 90 और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर है, चलो अभी समझे। फाई बेस ई इज इक्वल टू, ये कोस 90 खत्म हो गया, 0 प्लस कितना बचेगा, 2 क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस, डॉट भी ना लगो। यहाँ पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सिंपल ए भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास टोटल फ्लक्स हो गया फाई बेस ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और हम लिख सकते हैं फाई बेस, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो फाई बेस ई इज इक्वल टू 2 EA, क्योंकि हम इसको पूरे को एरिया ही मान लेते हैं ए। पाई आर लगाना चाहो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्या फर्स्ट। अब आते हैं आगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, पहले टोटल फ्लक्स निकाला, उसके बाद हम निकालेंगे गोस, क्या निकालेंगे, गोस लो। क्या लगाएंगे यहाँ पे, गोस लो, अकॉर्डिंग टू गोस लो, फाई बेस ई इज इक्वल टू क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब सर चार्ज कहां से लगाए, चार्ज वही सेम चीज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपोन में एरिया, और चार्ज की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, देखो चार्ज की वैल्यू होगी ए की मल्टीप्लाई इधर करके, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसको यहां पुट करेंगे इस तरफ, फ्लक्स में रखेंगे, जो गोस लो है, गोस लो के फ्लक्स में रखेंगे, कितना इतना आएगा, तो यहां रखेंगे फाई बेस ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी सेकंड इक्वेशन चिल्लर पार्टी। ओके, ध्यान देना ये एरिया कौन सा है, ये पूरी प्लेट का एरिया नहीं है, ये सिर्फ इस गोले का एरिया है, जितने से फील्ड लाइंस आपने ली है, भैया ध्यान रखियो, ये एरिया और ये एरिया सेम ही तो होगा। अगर आप उस आरी को चक्कू से काट दोगे, उस आरी से उस पाइप को काट दोगे, तो आपको बस ये वाला एरिया तो चाहिए ना, पूरी प्लेट के एरिया से क्या मतलब है भाई, क्लोज इंटीग्रल का मतलब है जो क्लोज लूप में है, जितनी फील्ड लाइंस क्लोज लूप में, आपको सिर्फ उससे मतलब है, बाहर वाली फील्ड लाइन से क्या ही लेना देना हमें, है कि नहीं है। चलो आगे चलेंगे, यहां हमने समझ लिया, अब इसको यहां रख देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, फर्स्ट और सेकंड, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा भैया फर्स्ट और सेकंड, 2EA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा ए अपोन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, काटे कुछ काटे, हाँ जी सर, ई से ई काट दिया तो बनेगा, सॉरी ए से ए, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपोन टू एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट्स। दो प्लेट की बात करें तो भी समझ लेते हैं, आगे देखते हैं। अगर हमसे कहा जाए क्या कहा जाए, अब समझे, हाँ फॉर्मूला याद हो गया, सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना, देख लेना फॉर्मूला, याद कर लो अच्छे से। देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है भी, ध्यान देंगे सब लोग।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल infinitely long charged sheet, infinitely plane चार्ज शीट। दो प्लेन लेनी है, समझे, दो प्लेन। एक से तो आपने निकाल लिया, एक शीट से कितना निकला हमें देखो, एक शीट से हमने समझा था, एक शीट से आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट से। दो से कितना होगा, इसके लिए मैं आपको ऐसा करता हूं, अब आप यहां से जर्नल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ये चीज ऐसी है, आपको कभी भी प्लेट वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिले, आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं। ये तरीका मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा जर्नली, कि फॉर्मूला कैसे बनता है, बस में वैल्यू पुट करो, आपको हर तरीके का आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, जल्दी करेंगे, थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम होगा फिर। इसके बाद देखो हमने क्या करना, दो शीट ले रही है, मैंने एक शीट यहां ले ली, एक शीट ये प्लस प्लस, ये मैंने प्लस सिग्मा 1 मान लिया बच्चों, ध्यान रखना, प्लस सिग्मा 1। दूसरी प्लेट मैंने कहीं यहां ले ली, ये प्लस सिग्मा 2 मान लिया, प्लस सिग्मा, तो यहां पे प्लस 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 प्लस, क्लियर है, चलो। अच्छा, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो प्लस प्लस। अब समझेंगे, इसमें तीन रीजन हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, तीन अलग अलग वो हो गए इसके अंदर रीजन। ये आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, और ये मैं इसको थर्ड मान लेता हूं, ये आपका थर्ड रीजन, ऐसा मान लो। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, प्लस से फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, बिल्कुल ये इवन होगी, क्योंकि सिग्मा 1 से जा रही है, ये इवन होंगी मोहब्बत के साथ। यहाँ पे भी जाएंगी इवन, बिल्कुल इवन, इधर भी जाएंगी, हाँ जी बिल्कुल इवन जाएंगी, इधर भी इवन, इधर भी जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल इवन जाएंगे, क्लियर। ऐसे सेकंड प्लेट से देखते हैं, तो यहाँ भी जाएंगी, ये आपकी E2 इधर भी जाएंगी, हाँ जी जाएंगी, ओके। E2 आपकी इधर की तरफ भी आएंगी, बिल्कुल, और E2 आपकी कहीं बीच में भी आएंगी, सही है। ऐसा मान लेते हैं जैसे नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से जो आपका लेफ्ट वाला, मिड पॉइंट से जो आपका लेफ्ट वाला वो नेगेटिव, मिड पॉइंट से राइट वाला जो पॉजिटिव, ऐसा मान लो, थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन कर लो। ये सेंटर पॉइंट आपका कोई मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। अगर आप इधर की तरफ चलोगे, अगर मिड पॉइंट से इधर चलोगे तो आप माइनस में जा रहे हो, माइनस की तरफ, और अगर आप इससे इधर की तरफ चलोगे तो आप प्लस की तरफ जा रहे हो, ऐसा मान लो, क्लियर। ये मिड पॉइंट है, यहां से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो माइनस, राइट की तरफ जाओगे तो प्लस, ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है। एक प्लेट से इंटेंसिटी हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट से, ये पता है ना, ओके। हम पहले फर्स्ट रीजन में देखते हैं, फर्स्ट रीजन इन रीजन 1, हम फर्स्ट रीजन में देखेंगे, इसमें फर्स्ट रीजन। अब देखो ये भी माइनस में जा रही है और E2 भी कहां जा रही है, माइनस में, तो हम लिखेंगे जो पहले रीजन की इंटेंसिटी होगी, फर्स्ट रीजन की इंटेंसिटी होगी इज इक्वल टू माइनस E1 और माइनस E2। जब पहले रीजन की इंटेंसिटी है वो माइनस E1 माइनस E2 इतना होगा, क्लियर। EI इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। अब फॉर्मूला कब रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हमने प्रूव करा है अभी, ये तो प्रूव करा है। पहले वाले की सिग्मा 1, तो लिखेंगे E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले की +2, तो मतलब माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। यहां से दोनों कॉमन आ जाएंगे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो माइनस भी आप बाहर ले सकते हैं, ये दोनों को छोड़ दो, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, ठीक। E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, ठीक। ये आपके पहले रीजन का हो गया। अब सेकंड रीजन में आते हैं, आ जाओ भैया, इन रीजन सेकंड रीजन में देखेंगे। अब देखो E1 प्लस की तरफ जा रहा है, E1 प्लस की तरफ जा रहा है, लेकिन E2 माइनस की तरफ, तो E2 को माइनस करना पड़ेगा,
जो आपका E2 है उसको माइनस रखना पड़ेगा, E1 को प्लस रखना पड़ेगा। तो E इन सेकंड E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E सेकंड इज इक्वल टू E1 कितना है, तो E1 है भैया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नोट माइनस E2 कितना है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नोट। क्लियर, यहां से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, E सेकंड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। क्या वो है, सेकंड रीजन के लिए। अब निकालते हैं थर्ड रीजन के लिए। इसके लिए थर्ड रीजन के लिए आ जाओ, इन रीजन थर्ड। अब देखो दोनों ही प्लस के, E1 भी और E2 भी प्लस की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं तो प्लस के, तो होगा E थर्ड इज इक्वल टू E2 प्लस E1। तो हो जाएगा आपका E थर्ड इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नोट और प्लस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नोट। क्लियर, यहां से हम कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, E थर्ड इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और ये आपके तीन नए फॉर्मूले बन गए हैं। बस आपको आगे क्या करना है, इन तीनों को ध्यान से देख लो, इन तीनों को ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। मान लो पहला क्वेश्चन, तीनों को ध्यान देना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे भी केस के क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो आसानी से। देखो भैया पहला कंडीशन, फर्स्ट आपको ये दे रखा है, आपको ये प्लेट दे रखी है माइनस की, ये सिग्मा आपका सिग्मा, और दूसरी प्लस की, ये आपका प्लस, दूसरा आपका प्लस, ये भी आपका सिग्मा। ये माइनस का सिग्मा और ये प्लस का सिग्मा। पहले रीजन में पूछा आपसे, फर्स्ट रीजन में, फिर आपसे सेकंड रीजन में पूछा है, फिर आपसे थर्ड रीजन में पूछा है। क्लियर, ध्यान दो, यहाँ पे होना क्या है, प्लस माइनस और प्लस दोनों की सिग्मा बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा दोनों की सिग्मा बराबर है। फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी निकाल ली, आपके पास ये रहा फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट माइनस का सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का सिग्मा। क्लियर हुआ, प्लस का सिग्मा और माइनस, तो प्लस है प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का सिग्मा, मतलब कट के कितना हो गया, 0। मतलब पहले रीजन में कोई फील्ड पहुंचेगा ही नहीं, उधर वाले में कोई पहुंचेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, थ्योरी तक भी समझोगे तो जितनी फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी वो सब कौन खा जाएगा, ये माइनस वाला खा जाएगा, क्योंकि बराबर है दोनों की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बराबर। अच्छी बात है सर, फॉर्मूले से प्रूव कर ले, थ्योरी से भी क्लियर है। आगे आओ, बीच वाले में निकाले तो सेकंड वाले का फॉर्मूला लगाओ। सेकंड वाला ये रहा, E सेकंड 1/2 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा, और ये माइनस का सिग्मा और ये प्लस है। देखो माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है, सिग्मा है, सिग्मा 2 सिग्मा है, तो प्लस यहां रखेंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का, सॉरी प्लस माइनस माइनस तो माइनस का सिग्मा। क्लियर, वैसे क्या होता, रुको E2 निकाल रहे हैं हम लोग, E2 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 किसका है, माइनस का है, सिग्मा 1 माइनस और सिग्मा 2 प्लस। सेकंड चेक करेंगे, E1 किसका, आपका प्लस का, E1 प्लस, E2 माइनस का, बिल्कुल ठीक है, सिग्मा 2 माइनस। आते हैं तो हमारे पास सेकंड रीजन 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 कैसा है, ये हमारे पास माइनस है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे माइनस, और सिग्मा 2 हमारे पास कैसा है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास E2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे, -2 में एप्सिलॉन नोट बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्लियर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एक सेकंड चेक करेंगे, E2 माइनस में जा रहा है, E1 प्लस में जा रहा है, सेकंड रीजन में क्लियर है, E1 माइनस E2 सिग्मा 2, ये भी ठीक है, और 1 सिग्मा 2 आपका माइनस का, सिग्मा 1 प्लस का, बिल्कुल ठीक, ऐसा हमने कॉमन लिया, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का सिग्मा पहले वाला, तो माइनस का रखा है हमने, और ये प्लस का, तो ये प्लस का रखा है, तो ये की जगह माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट, प्लस से किसकी तरफ, माइनस की तरफ, तो इसलिए माइनस का साइन आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस रखोगे यहाँ माइनस, तो वैल्यू प्लस की आई, डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है।
थर्ड में निकालोगे तो थर्ड में आपका 0 आएगा। आप इसको खुद से सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने, ट्राई करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। होता क्या, ये भी पूछ लेता है कि अगर आपके पास एक बुक लाइक स्ट्रक्चर है, आपके पास दो शीट है बुक लाइक स्ट्रक्चर में, तो याद रखना इसमें एज इफेक्ट आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो एज इफेक्ट होगा उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। एज वाला इफेक्ट हम काउंट नहीं करते, बस सरफेस वाला इफेक्ट काउंट करते हैं, समझे इंटेंसिटी के लिए। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, स्फेरिकल सेल, और लास्ट एप्लीकेशन होने वाली। स्फेरिकल सेल की बेस पे समझ लो आप, ठीक है। देखते हैं कंडक्टर वाली भी देख लेते हैं एक बार, रुकेंगे। सेल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेट वाली। उसके बाद क्वेश्चंस हैं जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत क्वेश्चन अभी जो पीवाईक्यूज बिल्कुल रिसेंटली आए हुए हैं, बिल्कुल देखो ये रहा, टू लार्ज थिन सीट हैविंग अ स्फीयर, अभी 2026 का ही क्वेश्चन है, जो अभी हो सकता है दोबारा भी आ सकता है। सिग्मा एंड हेल्ड क्लोज पैरेलल टू ईच अदर एयर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सीट। दोनों तरफ के लिए पूछा है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हमें, तो पीछे क्लास प्रॉपर देख के रखना आप लोग। आइए समझते हैं, हम पहले यहां कर लेते हैं। आइए ऐसा मान लो, तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर से निकालना है, स्फेयर भी बोल सकते हो, स्फेरिकल सेल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए मान लो आपने ये एक स्फेयर ले लिया जो कि कंडक्टिव है, मतलब सॉलिड भी है, सेंटर पॉइंट और यहाँ की रेडियस आपकी आर, कंडक्टिंग सेल बोल लो या फिर इसको कंडक्टिंग स्फेयर। रेडियस कितनी है, आर, जिसकी ओरिजिनल है, बिल्कुल। मैंने इसके 3 सेक्शन कर लिए, एक सेक्शन तो इनसाइड आएगा, मैं इसको अपनी रेडियस आर मान लेता हूं, और एक सेक्शन मैंने इसका बाहर कर लिया है, और एक सरफेस का कर लिया है। ये क्या करा है, सरफेस का। एक सेक्शन मैंने बाहर का कर लिया है, एक सेक्शन ये हो गया, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इस पॉइंट को सी। तीनों अलग अलग कंडीशन पे काम करेंगे। ये भी एक बार कैपिटल आर भी होगा, स्मॉल आर से बड़ा और छोटा, वो कंडीशन बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंडक्टिंग है और सॉलिड है, ये हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है डिटेल। अगर सॉलिड और कंडक्टिंग होगा तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनसाइड तो जीरो होना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो, एक सेल के अंदर। सरफेस पे सिग्मा अपॉन जो भी इसका एरिया रहेगा वो, और बाहर की तरफ के लिए पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, 1/4πε0 सिंपल है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले इसका एक बार ग्राफ देख लें क्या, डेरिवेशन चलो बाद में देख लेंगे, समझ लेते हैं अभी इसको। लैंग्वेज थोड़ी सी बनाएंगे। कंसिडर a spherical shell, consider a spherical cell, consider a spherical cell having radius r। चलो भैया पहले इनसाइड निकालते हैं। फर्स्ट केस, इनसाइड द Gaussian surface, inside the Gaussian surface या inside the spherical cell, inside the spherical cell, देखेंगे ध्यान से आप, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ओके। तो इनसाइड की बात करें तो देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या है, छोटा है, तो कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, ये तो कंडीशन बनी, बिल्कुल। और अंदर की बात करें तो चार्ज कितना होगा, जीरो, मतलब नो, मतलब नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, वो कितना हो जाएगा, विल बी जीरो। कितना, जीरो, चार्ज जीरो, तो आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, और फ्लक्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, ई भी आपकी जीरो हो जाएगी। क्लियर है, हमने पहले पढ़ रखा है और अभी भी दोबारा समझ लिया।
एक स्फेयर अगर हमारे पास है या कोई सेल हमारे पास है, स्फेरिकल सेल जो कि कंडक्टिंग है, होलो नहीं है, ये सॉलिड है, होलो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, लेकिन ये सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। ये हमने पढ़ रखा है कि हर किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली, तो नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो। नेट चार्ज जीरो से फ्लक्स जीरो, कि फ्लक्स तो गोस थ्योरम कहती है, फ्लक्स तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, और अगर फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, आगे चलेंगे। सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस सरफेस पे, मतलब एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल। सेल के सरफेस पे देखें तो कैपिटल आर आपका स्मॉल आर के बराबर, कैपिटल आर किसके बराबर, स्मॉल आर के। ओके, तो यहाँ पे एक सरफेस हो गया, क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा मान के चलेंगे कि चार्ज अब इसके सरफेस पर है, कहां पे है, सरफेस, और सरफेस का एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसे ए भी लिख सकते हैं, कितना, ए, तो आपका हो जाएगा जो आपकी इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपोन में ए, सिग्मा अपोन में क्या होगा, ए हो जाएगा, जो भी एरिया आप इसका लेना चाहो। आगे चलेंगे, अगर आउटसाइड देख लें, थर्ड केस की बात करें, आउटसाइड द, आउटसाइड, outside the spherical cell, outside the spherical cell, चलो outside the spherical cell, जो आपकी स्फेरिकल सेल है उसके बाहर की तरफ क्या होगा, तो ध्यान देना, बाहर अगर आप पॉइंट मान रहे, ए पॉइंट है और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज्यादा है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, जो कैपिटल आर है स्मॉल आर से क्या है, ज्यादा है, बाहर की बात कर रहा सरफेस की, तो आपका जो ये जो सेल है ना वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, ध्यान रखना, सेल will behave as a point charge, as a point charge, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई है, और पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी आपको पता है, दूरी कितनी है, कैपिटल आर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपोन में आर स्क्वायर, ये आपकी होती है पॉइंट चार्ज के लिए, चाहे तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं नॉर्मली, और फ्लक्स वाले फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं, यहां भी छोड़ सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां से अगर ग्राफ बनाए इसका, हम ग्राफिकल रिलेशन देखें, देखो भैया ग्राफिकल रिलेशन देख लेते हैं, ऐसे मान लो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेपरेशन, चलो समझते हैं क्या ग्राफ बन सकता है। देखो क्या ग्राफ हमारे यहाँ पे बन जाएगा, ओके, सेंटर की बात करें तो सेंटर पे जीरो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और यहाँ पे मैंने आपका सेपरेशन ले रखा है, क्या है सेपरेशन, मतलब कि ये आपका आर हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट ओ, क्लियर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सेंटर की बात करें सेंटर पे जीरो, कितना जीरो, कैसे आप सेंटर सरफेस की तरफ चलेंगे, सरफेस की तरफ, सरफेस की तरफ, सरफेस की तरफ, तो जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इनसाइड तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये सरफेस वाला पार्ट है, सरफेस वाला पार्ट इतना, लेकिन जैसे सरफेस से बाहर निकलोगे तो मैक्सिमम नियर बाय डिस्टेंस है, नियर द सरफेस हो गया मैक्सिमम, और फिर बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर से वही आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहां देखेंगे तो इनसाइड है, ये क्या है इनसाइड कितना जीरो, और ये एट सरफेस, एट सरफेस, तो सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चेंज कर लेते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम रहेगा सरफेस, क्लियर है। ग्राफ आपको हमेशा यही चूज करना है इस तरीके से, अगर मान लो ये क्या होता, ये होलो होता, कैसा होलो, अंदर से खाली, तो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरह, ये होलो के लिए होता है यहां से यहां तक, ये आपका होलो के लिए होता अगर वो सरफेस होलो है, लेकिन ये तो कंडक्टिंग है, सॉलिड है, सॉलिड के लिए इंटेंसिटी अंदर क्या होगी जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत सही से क्लियर हो रही होंगी, जो चीजें मैंने आपको समझाई, स्फेरिकल सेल का सबका क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चंस, आगे हम फिर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कल की क्लास होने वाली है डे 4 में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक ही क्लास के अंदर,
बस ये कि आप पहले ये तीनों क्लासेस अच्छे से देख लें और चीजों को समझ लें। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई चीज आपको ऐसे लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद, और बहुत ये कि आप लोगों का प्यार है कि आप न्यूटन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। और बस ये है कि न्यूटन सर को इस तरह फॉलो करते रहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लेगाने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही।